नमस्कार, वाद संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्र को लेकर उनके विचारों पर समग्रता से चर्चा करेंगे। बाबा साहब का नाम आते ही जहन में सहज उनकी संविधान निर्माता की छवि उभर कर सामने आती है। दरअसल आजादी के बाद से अब तक बाबा साहब को लेकर होने वालों चिंतनों में उन्हें सिर्फ दलित समाज और संविधान तक सीमित कर दिया गया। लेकिन बाबा साहब सिर्फ संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, या उनका संघर्ष सिर्फ एक जाति या वर्ग का संघर्ष नहीं है, बल्कि बाबा साहब का व्यक्तित्व और चिंतन दोनों ही इससे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अगर हम बाबा साहब के पूरे जीवन को देखें तो राष्ट्र को लेकर उनका चिंतन बहुत ही स्पष्ट है। पड़ोसी देशों पर उनकी सोच दूरदर्शी थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि बाबा साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उच्च शिक्षा की 4 डिग्रियां उन्होंने अर्थशास्त्र में हासिल कर रखी थी। खेती किसानी पर उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बाबा साहब देश का समग्र और सर्वांगीण विकास औद्योगिकरण में देखते थे। महिलाओं और श्रमिकों के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। बाबा साहब का समग्रता से अध्ययन किया जाए तो उनका चिंतन अब तक बनी उनकी छवि से बहुत व्यापक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने यह अच्छी तरह से जानती है कि आज हमारे सामने जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान बाबा साहब के इसी चिंतन में है। बाबा साहब के इस व्यापक चिंतन पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इग्नू की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव जी, दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार फुलवाया जी, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पासवान। हम अपने मेहमानों से बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व और समग्र चिंतन पर चर्चा करें। उससे पहले आइए देखते हैं बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर एक खास रिपोर्ट। साल 2015 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का साल है। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और कार्यान्वित करने के लिए इससे बेहतर मौका भला क्या हो सकता है। सामाजिक न्याय के महान योद्धा, संविधान निर्माता जैसे विशेषणों से भी बहुत बड़े बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। बाबा साहब के समग्र विचारों को देश भर में फैलाने के लिए इसी समिति के सुझावों पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाबा साहब की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है। अब बाबा साहब के सम्मान में सिक्का जारी करने की भी योजना है। दुनिया को बाबा साहब की विरासत से परिचित कराने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली में 2 भव्य स्मारक बनवा रही है। बाबा साहब ने जिंदगी के आखिरी दिन दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित 26 नंबर बंगले में गुजारे थे। अब यहां अंबेडकर स्मारक बन रहा है। इसी साल 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के जनपथ रोड पर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की नींव रखी। बाबा साहब की समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इससे सटी इंदु मिल की जमीन पर सालों से बाबा साहब का स्मारक बनाने की मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को यहां बाबा साहब के स्मारक का शिलान्यास कर दिया है। केंद्र सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में भी बाबा साहब की स्पष्ट छाप देखने को मिल रही है। बाबा साहब जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने महिलाओं, श्रमिकों के हित में कई कदम उठाए। केंद्र उन्हीं उन्हीं की दिखाई राह पर चलकर कई योजनाओं के जरिए सामाजिक न्याय को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जनधन, दुर्घटना बीमा, पेंशन, मुद्रा बैंक समेत कई योजनाएं इसका जीता जागता सबूत हैं। बाबा साहब औद्योगिकरण के हिमायती थे। उनका मानना था, श्रमिक उद्योग में काम करेंगे तो अपनी आय बचाकर खेती के लिए पूंजी इकट्ठा कर सकेंगे। बाबा साहब की आर्थिक समझ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत के 4 दशक पहले ही उन्होंने इसकी वकालत कर दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मूल में भी डॉक्टर अंबेडकर के ही विचार हैं। आज हिंदू स्त्री को जो अधिकार मिले हैं, उसकी बुनियाद बाबा साहब ने ही रखी थी। कानून मंत्री रहते
डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। इसमें पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सेदारी, भरण पोषण, स्त्री धन में एक रूपता समेत कई प्रावधान शामिल थे। सदन में बिल पारित नहीं होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आगे चलकर उनके द्वारा पेश किए गए प्रावधान टुकड़े टुकड़े में स्वतंत्र कानून बने। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से जो हमारी नई सरकार है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, किस तरीके से लगातार प्रयासरत है। लेकिन सुषमा जी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या माना जाए, क्योंकि एक जो छवि निकल कर आती है बाबा साहब की, क्या वो सिर्फ एक समुदाय या एक वर्ग विशेष के लिए सीमित रह गई? क्या वाकई जो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी वो भी एक वर्ग विशेष तक की थी? जी नहीं मुकुल जी, मुझे लगता है कि अभी तक हमने बाबा साहेब अम्बेडकर को जो समझा है और जो देखा है वो एक विशेष नजरिए से देखा है, और इसीलिए उनकी व्यापक समझ भी नहीं बन पाई है। ये बात अवश्य सच है कि जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया तो वो दलितों के लिए शुरू किया, इसलिए शुरू किया कि उन्होंने वो अन्याय देखा जो उनके साथ भी हुआ और उनके आसपास के समाज में उनके वर्ग के साथ हो रहा था, इसलिए उन्हें आरंभ वहीं से किया। लेकिन आप अगर एक बार भी उनका उस समय का विहंगम जो साहित्य उन्होंने लिखा है, जो अध्ययन उन्होंने किया है, और संविधान सभा में जब जब वो बोले हैं तो आप देखेंगे कि वो पूरे राष्ट्र को लेकर चले हैं, और उनकी चिंता भी पूरे राष्ट्र की चिंता थी। एक दूरगामी सोच, यानी बहुत दूरगामी सोच थी, बहुत विहंगम सोच थी, बहुत व्यापक सोच थी। और इसलिए व्यापक थी, आप देखिए वो बार बार कहते थे कि भारत क्यों विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन हो गया, ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में कौनता था। और उसका जवाब जब उन्होंने सोचा तो ये देखा कि भारत क्योंकि इतने टुकड़ों में बटा था कि जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो भारत कहीं खड़ा ही नहीं दिखा, और इसीलिए भारत आक्रमणकारियों के सामने परास्त या ध्वस्त होता चला गया। और इसको देखा, फिर ये देखा कि भारत में जो हमारे साथ हो रहा है, यानी उस वर्ग के साथ हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, उसको जानने का प्रयास किया। तो उनकी पुस्तिकाएं जो निकली, हम कौन थे, अछूत कौन थे, उनका क्या वर्ग है, उनकी क्या जाति है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या निदान है, वो लगातार चलती रही, और उन्हीं को दूर करने के लिए बाबा साहब हमेशा से प्रयासरत रहे। राजकुमार जी, आपके पास यहाँ आना चाहूंगा। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि सरकार किस तरीके से अब प्रयास कर रही है, और अब शायद जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि बाबा साहब जैसी एक जो हस्ती है, एक महान विभूति, वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक सिमट कर नहीं रहनी चाहिए। हाँ, इस पे मेरा ये मानना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। अगर हम देखें इतिहास में पढ़ने जब गए तो उनका अर्थशास्त्र में उनकी विषय थे एक वो सफल अर्थशास्त्री बन सकते थे, अर्थशास्त्री थे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो जब बड़ौदा में सैन्य सचिव के नाते जब वो काम करने लगे, लेकिन इस देश की जाति व्यवस्था के कारण उनको किसी मित्र ने अपने ठहरने के लिए जगह नहीं दी। वो सराय में भी ठहरे, एक धर्मशाला में ठहरे, वो भी पारसी धर्मशाला में, और मुझे बड़ा दुख के साथ बताना पड़ेगा वो नाम बदल कर ठहरे, आदिल सोराब जी के नाम से ठहरे। लेकिन जब वहां उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति दलित है तो पारसी समुदाय ने भी वहां पर वहां के दबंग लोग आए, उनको उस पारसी धर्मशाला से 1 दिन का समय मांगा, 2 दिन का समय मांगा, लेकिन उनको समय नहीं दिया। लेकिन उनको पारसी धर्मशाला से धक्के देके बाहर निकाला, उनके सामानों के साथ बाहर निकाला। वह बाबा साहब अम्बेडकर इतने शिक्षित होने के बावजूद भी, जिनके पास MA, PhD, MSc, DSc जैसे शिक्षाविद होने के बावजूद भी वह व्यक्ति रात को पेड़ के नीचे बैठता है और रोता है, और वो कहता है कि मेरे जैसा शिक्षित व्यक्ति भी अगर को सम्मान नहीं मिल सकता है तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने प्रण किया कि इस देश के अंदर कोई दुर्भाग्य है तो इस देश की जाति व्यवस्था है। वो शायद अर्थशास्त्री बनकर वो बहुत कुछ नाम कमा सकते थे, लेकिन नियति कुछ और थी, और वो इस देश में उस घटना ने, उस रात की घटना को, कई बार उन्होंने इतिहास का जिक्र भी है, वो कई बार इस घटना को जब याद भी करते तो वो रो पड़ते थे। उस दिन वो सारी रात रोते रहे। उसके वो मुझे लगता है इतिहास का एक मोड़ था जहां पर उन्होंने परिवर्तन किया, और उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को तोड़ना इस देश के लिए जरूरी है। सुषमा जी ने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, बाबा साहब ने इस पर अध्ययन किया कि इस देश का ज्ञान, विज्ञान, साहित्य इतना अपूर्व था, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश गुलाम क्यों बना। तो उस शोध में अगर देखें तो बाबा साहब का कहना था कि इस देश की जो ताकत थी
वही इसकी कमजोरी थी, इसकी विविधता ताकत थी, उसकी कमजोरी बनी इसकी जाति व्यवस्था, तमाम शोध उन पर भी हम लगातार यहाँ चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि राजकुमार जी ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहा जा सकता है उस वक्त जो स्थिति रही होगी, और उस स्थिति से ना सिर्फ क्योंकि बाबा साहेब ने अपने लिए नहीं सोचा, पूरे देश का उन्होंने सोचा, क्योंकि जैसा कि सुषमा जी ने भी कहा कि अछूत कौन था, एक जातिवाद जो है वो बाद में आया, शायद जो उस वक्त कामगर थे उसी हिसाब से उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। लेकिन अब की अगर हम स्थिति देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि अभी तक भी जो एक पिछड़ा वर्ग हो या दलित समुदाय की हम बात करें, वहां भी शायद बाबा साहेब की जो छवि है उनका यही मानना होता है कि बाबा साहेब सिर्फ हमारे ही हैं। वाकई जो और हमारे देश में और समाज हैं और समुदाय हैं, उनमें आगे की जो सोच है ये, इसमें क्यों बदलाव नहीं आ रहा? आपने जो चिंता जाहिर की कि खास वर्ग में बाबा साहब को अपना और अपना महापुरुष मानने की जो ख्वाहिश है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उस समुदाय ने यह देखा कि बाबा साहब जैसे इतने विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद जो समाज का मुख्य धारा इंटेलिजेंसिया है, मुख्य धारा का जो विद्वत समुदाय है, वह उनको उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा जितना कि करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले बाबा साहब को अपना मसीहा मानना शुरू किया। और जब वो बड़े पैमाने पे पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दलित समाज ने बाबा साहब को अपना मसीहा मानना शुरू कर दिया और उनके व्यक्तित्व के कई सारे बहुआयामी व्यक्तित्व को उन्होंने प्रकट करना शुरू किया, तो यह अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि इस देश के मुख्यधारा के समाज ने भी उनको नोटिस लेना शुरू किया। उनके विभिन्न योगदानों को, राष्ट्र के प्रति उनके किए गए विभिन्न कार्यों को तवज्जो दिया जाने लगा, और उनको जो उन्होंने ऑलरेडी किया था, लेकिन हमारी मैं कहूँगा कि हमारी बौद्धिक बेईमानी के कारण उनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। जो अब बहुत सारे उनकी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, भारत सरकार के सहयोग से उनकी रचनाओं का प्रकाशन हो रहा है, और उनके बारे में, उनकी बारीकियों में पूरा बौद्धिक समाज उन चीज़ों को देख रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास हो रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए इमारतों को, उनसे जुड़े हुए विभिन्न अवशेषों को एक नए सिरे से एक तरह से रिडिफाइन किया जाए, एक बार फिर से उन्हें जीवंत किया जाए, जैसे तमाम उसमें बहुत अच्छी कोशिश हो रही है कि जैसे एक इंटरनेशनल सेंटर डेवलप किया जा रहा है 15 जनपथ रोड पे। तो इन सारी कोशिशों से बाबा साहब के बहुआयामी व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो आप लोग समझ सकेंगे। मुकुल जी, जो आपने प्रश्न किया उसमें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। उसमें आपने कहा कि क्या कारण है कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा, दलितों के नेता ही छवि बनकर आई। उसमें निश्चित तौर पे दलित समुदाय ने ये माना कि मेरे मसीहा थे, ये मेरे थे, ये मेरे बाबा थे। निसंदेह वो मानेंगे भी और मानना भी चाहिए। लेकिन पिछले 50 और 60 वर्षों में जो इस देश में सरकार रही है, उस सरकार ने भी इस बाबा साहब को एक कोने में रखा है। दुर्भाग्य से कहना चाहिए या कहे कि इतिहास ये कहता है कि कहीं ना कहीं नेहरू और बाबा साहब के बीच में वैचारिक मतभेद थे। इस वैचारिक मतभेद के कारण मुझे लगता है कि बाबा साहब हाशिए पे रहे, हाशिए पे रहे। इन 60 वर्षों में, इन 50-60 वर्षों में अगर आप देखेंगे कि जैसे उदाहरण के तो 1952 के चुनाव जब हुए, प्रथम चुनाव हुए, उस चुनाव के समय में नेहरू मंत्रिमंडल ने यह तय किया कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, चाहे विभिन्न विचारों का हो, उसके खिलाफ कांग्रेस कोई नेता नहीं खड़ा करेगा। लेकिन बाबा साहब के अगेंस्ट उन्होंने कांग्रेस एक नेतृत्व खड़ा किया और बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका गया। दूसरा बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी इस प्रकार हुआ। तो बाबा साहब का व्यक्तित्व को दबाने में या उस छवि को समाज तक ला लाने में जो सरकार और राज्य का जो दायित्व रहता है, उस रूप में मुझे लगता है अन्याय हुआ है। प्रभावी ढंग से वो छवि निकल कर नहीं आई। सालों में जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने भी बाबा साहब की छवि को केवल दलितों की छवि बना के रखा है। उसमें उनका रोल। सुषमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि जो अब तक पिछली सरकारें आई, कहीं ना कहीं वहां पर बाबा साहेब की जो छवि थी उन्हें प्रभावी ढंग से उन्होंने आगे उसको नहीं निकलने दिया। मौजूदा सरकार जो है जिस तरीके से अब योजनाएं बना रही है, उनको क्रियान्वित भी कर रही है, क्या लगता है क्या जो बाबा साहेब का एक सपना उन्होंने देखा था, दूरगामी सोच जो थी, वो अब वास्तविकता में तब्दील हो पाएगी? ऐसी आशा जरूर है, क्योंकि जिस तरह से प्रारंभ हुआ है और उनके साथ जुड़े हुए जितने स्मारक स्थल हैं, जितनी यादगार है, जितने स्मृति स्थल हैं, उन सब का जीर्णोद्धार हो रहा है। कुछ वर्ष पहले जब मैं अंबेडकर चेयर प्रोफेसर पर काम कर रही थी, तो मैं गई चैत्य भूमि, और चैत्य भूमि जाकर, हाँ जी मुंबई, चैत्य भूमि जाकर मेरी आंखों में आंसू से कम नहीं आए
क्योंकि मैंने देखा वहाँ इतनी खराब स्थिति थी। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जो स्मृति चिन्ह वहाँ थे वो जीर्ण हालत में, बिल्कुल कपड़े थे तो फट रहे थे, इस तरह की स्थिति थी। और मुझे लगा इस देश की राजधानी में इतने बड़े बड़े समारोह स्थल हैं जो हमने बड़े बड़े नेताओं के नाम पर बनाए हैं, उनके रख रखाव पर भी हजारों करोड़ों रुपया हम खर्च कर रहे हैं। और एक बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको हमने ये कहा कि वो भारतीय संविधान के जनक हैं, उनके लिए हम इतना सब नहीं कर पा रहे कि उनकी जो चैत्य भूमि है, नाम भी देखिए चैत्य, जो चेतना स्थल है एक तरह से, और वहां पर हम उनके स्मृति स्थल को उभार नहीं पा रहे हैं। मैं लौट कर आई, मैंने जो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए हमने फाउंडेशन बना रखी है यहाँ पर 15 जनपद पर, उस फाउंडेशन में आकर अपनी चिंता जाहिर की। और मैं ये यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि उस समय जो डायरेक्टर थे उस फाउंडेशन के, बहुत अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने उस बात को उठाया, मंत्री तक पहुंचाया, लेकिन काम जो हुआ अभी मैं नहीं कह सकती क्या हुआ। हो सकता है अगर राजकुमार जी को जाने का मौका मिला हो, क्योंकि उस स्थल को संभाल कर रखना और लोगों तक वो टाइपराइटर जिस पर पूरा संविधान लिखा गया, उसकी क्या स्थिति है। बाबा साहेब जो हैट पहनते थे, बिल्कुल वो एक उनका व्यक्तित्व था। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, मैम ने जैसे कहा, मैडम ने कहा कि चैत्य भूमि की जिस प्रकार दुर्दशा थी, निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार में इस विषय पर संज्ञान लिया है और बाबा साहब से जुड़े हुए लगभग 7 स्मारक ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं उनकी जन्मस्थली महू की बात कहूं तो महू का जीर्णोद्धार किसने किया, तो शिवराज चौहान जी ने किया, बिल्कुल अटल जी के नेतृत्व में किया। मैं उनकी दूसरी भूमि की बात करूं जिनकी मैं कहूंगा जिन्होंने अंतिम सांस ली, 26 अलीपुर रोड, उस 26 अलीपुर रोड को भी टेक ओवर किया जो एक निजी व्यक्ति के हाथ में थी। उस भूमि को खरीदा और वर्तमान में वहां पर वर्तमान की सरकार और समाज कल्याण मंत्रालय थावरचंद जी गहलोत जी के नेतृत्व में वो 200 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्मारक बन रहा है। उसके बाद जैसे मैडम ने कहा कि 15 जनपद जो अम्बेडकर फाउंडेशन, उस पर भी लगभग 200 करोड़ की लागत से एक भव्य अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्मारक बनाने की योजना चल रही है चैत्य भूमि के लिए। जैसे मैंने कहा कि यानी अब लगातार उस पर काम हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा मुकुल जी, बिल्कुल, कि जो लंदन में जो उन्होंने 2 वर्ष जहां उन्होंने अध्ययन, बिल्कुल राजकुमार जी, तमाम जो चीजें मैं आपसे विस्तार में भी जानूंगा। इस बीच हमारे साथ दलित चिंतक हैं चंद्रभान प्रसाद जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान में। शुक्रिया आपका भी। चंद्रभान जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब और राष्ट्रवाद को लेकर, लेकिन एक सोच जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की थी, अपने देश को एक अलग तरक्की के रास्ते पर ले जाने की थी, एक कहीं ना कहीं विकसित देश बनाने की थी, वो आखिरकार सिर्फ एक समुदाय तक सिमट कर क्यों रह गई? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जितना भारत के फ्यूचर के बारे में लिखा है उतना दलित उत्थान के लिए भी नहीं लिखा है। बिल्कुल। पर चूंकि दलित लोगों ने उनको अपना मसीहा समझा, जो कि सही था, गैर दलित समाज के जो टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलितों के लिए लिखा और किया उसी को हाईलाइट किया। आज आपके डीडी किसान न्यूज चैनल पर मॉडर्न ढंग से खेती या डेयरी फार्म वगैरह आजकल दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो एक खेती का मैकेनाइजेशन है और जो आप दिखाते हैं उसको सभी लोग पसंद भी करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 1951 में पहले इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है कि यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम खेती का मैकेनाइजेशन करेंगे। बड़े बड़े उसी वक्त ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं सोचे हुए थे कि तब्दीली जो है वो लानी है, और खासतौर से किसानों का भी जैसा आपने जिक्र किया, उनके हालात जो है शायद वो भी कुछ और होते। बिल्कुल। आप पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, हम भी थोड़ा बहुत घूमे दुनिया में, जहाँ जहाँ भी खेती मशीनों से होती है वहाँ का किसान खुशहाल है। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने दुनिया देखा था, वो की महिलाएं सर पर जो है गोबर ढोती हैं, गन्ने का बोझ जो बंडल जो है 40 किलो का है उसको लेकर के 3-3 किलोमीटर तक जाती हैं। उन्होंने कहा ये सब मशीनों से होना चाहिए। मैंने देखा है अमेरिका में, यूरोप में, ये सब कुछ मशीनों से होता है और वहाँ के किसान खुशहाल हैं। तो ये बात बाबा साहब की किसी ने उस जमाने में माना नहीं। आज हम उसी रास्ते की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल धीरे धीरे उसी रास्ते पर हम अग्रसर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वही एक मार्गदर्शन है शायद जो अब हमारी सरकार है वो भी अपनी नई योजनाएं ला रही है। लेकिन चंद्रभान जी अगर बात करें, क्योंकि लगातार बाबा साहेब की हम बात कर रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि बाबा साहेब का जब नाम आता है तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि संविधान जनक, संविधान निर्माता की छवि आती है या फिर एक आंदोलन जो चलाया गया दलित उत्थान के लिए, लेकिन एक बेहतर और काफी प्रभावशाली अर्थशास्त्री भी वो थे। और ये एक पहलू न जाने क्यों शायद हमारे देश के बेहद कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि बाबा साहेब एक बहुत प्रभावशाली अर्थशास्त्री भी थे। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर मूलतः इकोनॉमिस्ट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था जी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था जी। और पहला लेख, पहली किताब उनकी है, उसमें है फिनांस इन एंशिएंट इंडिया जी। फिर बाद में उन्होंने लिखा प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो जी। पहले भारतीय थे वो जिन्होंने भारत की आर्थिक नीति के बारे में लिखना सोचना शुरू किया। बाकी जितने देश के नेता थे सभी लोग लॉ पढ़ करके वकालत कर रहे थे और जज बन रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ये सब बातें कर रहे थे और इसीलिए 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भारत के आर्थिक निर्माण में अगर हमें ओपिनियन लेनी है तो उसके लिए सबसे फिट व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर हैं और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। तो आज जो है जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ऐसे लीडर थे जो पार्लियामेंट में सूट और बूट में ही जाते थे। आज देखिए हमारे आपके बच्चों की स्कूल की ड्रेस क्या है, सारे लोग अपने बच्चों को सूट वूट में तैयार करके स्कूल भेजते हैं। बिल्कुल अलग अलग पहलू थे और यही कोशिश रही बाबा साहेब की कि जो हमारा देश है वो विकसित हो सके, उसका हर एक नागरिक वो कहीं ना कहीं लगातार विकास की राह पर आगे निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक तरीके का जो मार्गदर्शन यहाँ पर आपने बताया, जो क्योंकि जो बाबा साहेब की सोच थी वो दूरगामी सोच थी और क्या वो सोचते थे, किस तरीके से वो चाहते थे कि जो देश है एक अलग रास्ते पर चले, जो तरक्की के आयाम है उनको छुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये वही देश है, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वो जो प्रभावशाली हस्ती थी, जो एक महान विभूति थी, उनको सही तरीके से शायद अपनाने में ये देश कहीं पिछड़ गया। और अब जाकर जो हमारी सरकार है लगातार प्रयास कर रही है कि हर कोई बाबा साहेब के उस व्यक्तित्व को जान सके और उसको ना सिर्फ जान सके बल्कि अपना भी सके, जिससे हमारा देश और भी ज्यादा विकास की गति पकड़ सके। यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वाद संवाद। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। सस्ता चावल या महंगा बाजरा, आखिर क्या है मंडी का माजरा? किस फसल पर कितना असर? मिलेगा पूरा दाम या रह जाएगी कसर? मेहनत के पसीने की वसूल होगी कीमत? क्या है बाजार की सूरत? जानेंगे मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत वाद संवाद में। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं बाबा साहेब और राष्ट्रवाद की। जी हाँ, किस तरीके से एक दूरगामी सोच बाबा साहेब की थी और देश को वो कहीं ना कहीं एक उस तरह ले जाना चाहते थे, एक विकास की गति पकड़ सके हमारा देश। लेकिन कई ऐसे पहलू रहे जिसकी वजह से बाबा साहेब की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई और कई तरह की जो ताकतें हैं वो हमारे देश में आई और उसके बाद अभी भी जो स्थिति है वही नजर आती है। हमारा जो देश है कई बातों में, कई चीजों में बटा हुआ नजर आता है। लेकिन तब बाबा साहेब का यही सपना था कि जो देश में जो बंटवारे वाली चीज है, जो अलग अलग सोच है, वो कम से कम एक सोच हो सके और सब साथ मिलकर इस देश को मजबूत बना सके। राजेश जी, डॉक्टर राजेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। लगातार जैसे हम यहाँ बात करें, चंद्रभान जी ने भी हमें कई ऐसी जो अनछुए पहलू हैं वो बताए बाबा साहेब के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि उसी वक्त बाबा साहेब जो हैं वो महिलाओं के लिए भी उन्होंने बोला था कि समानता का अधिकार है वो देना चाहिए। आज के समय में भी हम लगातार उसी बात को अभी तक लेकर लड़ रहे हैं। तमाम ऐसे पहलू थे जिनको लेकर बाबा साहेब ने पहले ही अपने जो विचार थे वो सबके सामने रख दिए, लेकिन उन विचारों को शायद तवज्जो नहीं दी गई। क्योंकि अगर उस वक्त तवज्जो दी गई होती तो अब हमारे जो देश है इसमें जो कई तरह की कहीं ना कहीं सामाजिक परेशानियां बनी हुई हैं, सामाजिक न्याय को लेकर बात की जाती है, तब शायद एक स्थिति जो है वो कुछ और होती।
आप सही कह रहे हैं, और इसकी वजह यह भी रही जी, क्योंकि कोई बात कौन कह रहा है यह भी महत्वपूर्ण लोग मानते हैं, क्या कह रहा है यह भी इस पे कम ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब का जितना एक सोशल रूप से एक प्रभाव आज बन चुका है, सामाजिक प्रभाव जो बन चुका है, वो चीजें उस समय उतने सिर्फ बौद्धिक प्रभाव जबरदस्त था, लेकिन जिस तरह से आज सबके मसीहा के रूप में आज वो स्थापित हो चुके हैं, वो चीजें उस समय नहीं थी। इस वजह से उनकी अच्छी बातों को भी उस मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने दरकिनार किया, और बाद में जैसे जैसे बाबा साहब के विजन में, चिंतन में जो हाशिए का समाज था, जैसे जैसे उसके प्रति चेतना विकसित हो रही है, वह उसके मध्यवर्ग का विकास हो रहा है, उसमें बौद्धिक और सामाजिक राजनीतिक चेतना मजबूत होती जा रही है, वो अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो रहा है, वैसे वैसे फिर वो सारी चीजें रिकॉल की जा रही है, और फिर से लोगों को लग रहा है कि अगर इस देश को संपूर्ण रूप से मजबूत बनाना है और हर जर्रे जर्रे में उसकी एक तरह से मजबूती प्रदान करनी है, तो उन्हें सारे उपायों पे विचार करना पड़ेगा जो बाबा साहब बहुत पहले दे चुके थे। बिल्कुल, और इन सारी चीजों को आप संविधान सभा की बहसों को देख सकते हैं कि एक जो सोच 1940 के दशक में रही होगी बाबा साहेब की, वो अब लोग जाकर समझ पा रहे हैं और अब चाहते हैं कि भाई वो जो सोच है उसको हम क्रियान्वित कर सके, अपने समाज में ला सके। डॉक्टर सुषमा, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरीके से, क्योंकि डॉक्टर राजेश ने भी हमें बताया, उस वक्त में बाबा साहेब ने जो इस्तीफा दिया था, जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तब एक वजह यह भी मानी जाती है कि उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए, और समानता का सिर्फ ये नहीं कि सामाजिक आधार पर आपने उनको समानता का आधार दिया, आर्थिक स्थिति जो है आपकी उसमें भी आपको बराबरी का हिस्सा देना होगा। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे थे जो ना तो माने गए, और उसके बाद शायद जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी वहीं पर छोड़ दिया गया। जी, अगर आपको उस समय का याद होगा तो उन्होंने जो महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात की थी, जो बात अब हम कानून बना चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद बताया है, और वो समानता का एक मूल आधार था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझ पाए थे कि महिलाओं की असमानता के पीछे मूल कारण क्या है, वो उनकी आर्थिक आश्रितता भी थी, और वो केवल आर्थिक आश्रितता नहीं है, आर्थिक आश्रितता अन्य प्रकार की आश्रितताओं को भी जन्म देती है, और इसलिए महिला कभी अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं मानी गई, आत्मनिर्भरता शायद उतनी नहीं आ पाती, खुद आत्मविश्वास भी नहीं आ पाता। तो वो दोनों कारण, और शायद उस समय ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी उन्होंने बात की थी, दोनों ही मुद्दे थे जो उस समय सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी। और महिलाओं के लिए आप देखें, जितने भी श्रमिक महिलाओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी जो ये मैटरनिटी लीव जो चली थी उस समय, या मातृत्व अवकाश और अन्य सभी सुविधाएं जो महिला कामगार महिलाओं को दी गई, उनकी बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय की थी। समय से वो कितना आगे थे। और जो आप अभी तक बात कर रहे हैं मुकुल जी, मैं कहना चाहूंगी, अभी तक जो आप बात कह रहे हैं ना कि क्यों लोग नहीं समझ पाए थे, ये सब बातें कहीं उजागर ही नहीं हुई। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी 5 वर्ष पूर्व तक जब मैं लोगों से पूछती थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में आप क्या जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स, टीचर्स, अधिकारी, एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ आरक्षण की बात याद करते थे और संविधान की बात याद करते थे। यानी देखिए कितने बड़े व्यक्तित्व को हमने इतना छोटा सा मायोपिक दृष्टि से देखा, आरक्षण की बात और संविधान की बात। डॉक्टर राजकुमार, आपके पास यहाँ आना चाहूंगा। जिस तरीके से सुषमा जी ने कहा कि कोशिश लगातार बाबा साहेब करते रहे, लेकिन एक कह सकते हैं कि मंजिल शायद उस वक्त काफी दूर थी। अब अगर हम देखें आज के समय में, तो जो बाबा साहब की बातें थी वो कितनी प्रासंगिक लगती हैं आपको? मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अपने युग में से कई वर्ष आगे थे। उन्होंने आज से 100 वर्ष पहले अपने लगभग ये मान के चले अपने थीसिस में कहा, इस देश के अंदर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस देश की 80 से 90% जनता कृषि पर आधारित है, कृषि पर बोझ है। तब उन्होंने कहा कि उद्योगीकरण होना चाहिए ताकि कृषि पर बोझ कम हो। अभी मैम की बात को आगे बढ़ाता हूँ, 1942 से लेकर 1946 के बीच तक आप वायसराय के काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, और लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो उस लेबर्स के लिए, श्रमिकों के लिए जो किया, जैसे उन्होंने कहा मैटरनिटी लीव की बात की, प्रोविडेंट फंड की बात कही, और ओवर टाइम की बात कही, मिनिमम वेजेस की बात की, ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन 1942 और 46 के बीच दौरान जो लेबर मिनिस्टर थे उन्होंने तब किए। दूसरा विषय जब उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर हिंदू कोड बिल बनना चाहिए,
और हिंदू कोड बिल के 5 अंश थे, 5 भाग थे, चाहे वो पैतृक का विषय हो, चाहे वो गुजारा भत्ते का विषय हो, चाहे वो विवाह तलाक के बाद का विषय हो, ऐसे 5 खंडों में था। और बाबा साहब ने इस बात की घोषणा की थी कि ये हिंदू कोड बिल मेरे लिए संविधान बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग पत्र दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे निकला था, मैं पुनः सड़क पर जाऊंगा और हिंदू कोड बिल को लागू करने का प्रयास करूंगा। ये उनका जज्बा था। आयु के उस दशक में पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने त्याग पत्र दिया। किस पर दिया? हिंदू कोड बिल के नाम पर। उन्होंने दलित के नाम पर नहीं दिया, उन्होंने जो त्याग पत्र दिया महिला के अधिकारों के नाम पर दिया। इसलिए मैं कई बार ये कहता भी हूं कि वो वास्तव में दलित मसीहा तो थे ही थे, लेकिन वो वास्तव में मानवता के मसीहा थे। ये लोगों को जानकारी कम है। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व अगर लेबर मिनिस्टर के नाते काम उन्होंने काम किया, वो मानवता। Like this.